जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगी। तो आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध साम्राज्य से आपके एग्जाम में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। वो सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मगध साम्राज्य अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और महाजनपद का उदय कैसे हुआ, ये सभी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने पढ़ाया था वैदिक सभ्यता। आपको पहले मैंने पढ़ाया था आपको दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मैंने पढ़ाया था वैदिक काल आपको, अर्थात वैदिक सभ्यता पढ़ाया था। वैदिक सभ्यता से पहले मेरे प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता। और ये दोनों सभ्यता जो मेरे प्यारे बच्चों थी वो कैसी सभ्यता थी? तो बोलोगे कि सर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो थी ग्रामीण सभ्यता। और इससे पहले हमने पाषाण काल के बारे में बताया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो द अर्बन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक में किया गया था। किस पुस्तक में किया गया था? तो बोलोगे द अर्बन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक में किया गया था। और इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बोलोगे गार्डन चाइल्ड थे इस पुस्तक के लेखक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नगरीय क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या बोलोगे कि सर गार्डन चाइल्ड के द्वारा किया गया था, द अर्बन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक में किया गया था। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक इतिहास का जो आरंभ हुआ वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही राजनीतिक इतिहास का आरंभ हुआ और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ और महाजनपद का उदय हुआ। मेरे प्यारे बच्चों देखो, महाजनपद का उदय जो हुआ वो कब हुआ? तो बोलोगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का उदय हुआ। जब मैंने आपको वैदिक काल पढ़ाया था तो मैंने बताया था वैदिक काल के बारे में कि वैदिक काल को मेरे प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया था। एक था पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। एक था पूर्व वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में मेरे प्यारे बच्चों जन आया, जन कबीला आया और जन का विस्तार हुआ और जन क्या बना? तो जनपद बना। जन क्या हुआ? तो जनपद बना और जनपद क्या हुआ? तो महाजनपद बना। महाजनपद बना, याद रखना। तो याद रखना, महाजनपद का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और जो विस्तार कैसे हुआ महाजनपद का? तो जन से जनपद हुआ और जनपद से महाजनपद हुआ। ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो दोस्तों, महाजनपद की संख्या जो थी वो 16 थी और इस 16 महाजनपद का वर्णन जो हमें मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपद की जानकारी हमें याद रखना। महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 थी और इस 16 महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जबकि जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं ये 16 महाजनपद जो थे मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन कौन से 16 महाजनपद थे? तो याद रखना 16 महाजनपद में एक था मगध, दूसरा था अंग, तीसरा था बज्जी और ये तीनों मेरे प्यारे बच्चों बिहार में थे। ये भी आप याद रखना। कहाँ थे? बिहार में थी। और मगध की राजधानी जो थी वो राजगिरी या गिरिवर्ज थी। मगध 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और अंग की राजधानी क्या थी? तो बोलोगे सर चंपा थी अंग की राजधानी। और बज्जी की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। वज्जी से पूछा गया है कि यह 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी, वैशाली, लिच्छवी, मिथिला और कुंडल ग्राम शामिल था। विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो लिच्छवी गणतंत्र है मेरे प्यारे बच्चों और इसका गठन 500 BC में हुआ था। तो मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी गिरिवर्ज।
अंग की राजधानी क्या है, तो क्या बोलोगे कि सर अंग की राजधानी चंपा है। और बज्जी की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर बज्जी की राजधानी जो है वो वैशाली है। और ये तीनों कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बोलोगे कि सर ये तीनों बिहार में हैं। अब देखो काशी, काशी जो है ये उत्तर प्रदेश में है। काशी कहाँ है, तो यूपी में है। और काशी की राजधानी क्या थी, तो वाराणसी थी। कौशल, कौशल भी मेरे प्यारे बच्चों यूपी में है। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती है थी। और रामायण कालीन राजधानी जो थी कौशल की वो अयोध्या थी मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, अयोध्या कौन से नदी के किनारे है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में फैला हुआ था। अर्थात कुरु जो है ये यूपी प्लस हरियाणा में फैला हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। वत्स जो है ये यूपी में था। मल्ल जो है ये यूपी में था मेरे प्यारे बच्चों। और पांचाल भी कहाँ था, तो यूपी में था। पांचाल दो भाग में बटा हुआ था, एक उत्तरी पांचाल एक दक्षिण पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी क्या थी, तो बोलोगे कि सर कामपिल्ले थी। तो मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों की कौशल की राजधानी क्या थी, तो बोलोगे सर वाराणसी थी। सॉरी, कौशल की राजधानी क्या थी, तो बोलोगे श्रावस्ती थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। मल की राजधानी क्या थी, तो कुशीनगर थी। और मेरे प्यारे बच्चों वत्स की राजधानी क्या थी, तो क्या बोलोगे कि सर कौशल थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और पांचाल की राजधानी क्या थी, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कामपिल्ले थी मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों अब देखो, सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। सुरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। और चेंदी या चेती की राजधानी क्या थी, तो सुक्तिमती थी मेरे प्यारे बच्चों। और ये जितने भी मैंने बताए हैं आपको, ये सुरसेन भी मेरे प्यारे बच्चों यूपी में ही था। चेंदी भी यूपी में ही था, याद रखना। तो यूपी में कौन कौन से महाजनपद फैले हुए थे, तो मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले बिहार में मगध, अंग और बज्जी जो थे वो बिहार में थे। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा था निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था, तो ये तीन बिहार में थे, मगध, अंग और बज्जी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो काशी, वाराणसी राजधानी थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, लेकिन रामायण कालीन राजधानी अयोध्या थी। मल की राजधानी कुशीनगर, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरुक्षेत्र, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी दोस्तों अहिछत्र और कामपिल्ले। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कामपिल्ले थी। और ये सब यूपी में थे मेरे प्यारे बच्चों। सुरसर की राजधानी मथुरा, चेंदी या चेती की राजधानी सुक्तिमती, अवंती की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों क्या थी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिण अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। और अवंती जो मेरे प्यारे बच्चों है ये उत्तर प्रदेश का महाजनपद था अवंती, ये भी याद रखना आप। देखो अब मत्स्य जो मेरे प्यारे बच्चों था ये राजस्थान में है। और मत्स्य की राजधानी क्या थी, तो विराटनगर। असमक आंध्र प्रदेश में है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक था। और असमक की राजधानी क्या थी, तो पोतन या पोटली। गंधार की राजधानी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन शिक्षा केंद्र भी रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो गांधार जो है ये पाकिस्तान में था। गांधार महाजनपद किस देश में है, पाकिस्तान में है। और इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। 16वां महाजनपद था कंबोज। कंबोज कश्मीर में था और इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। और यह घोड़े के लिए विख्यात था मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आप याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने 16 महाजनपद के बारे में बताया। और मैंने ये भी बताया मेरे प्यारे बच्चों कि जो 16 महाजनपद थे इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मेरे प्यारे बच्चों। जन से पहले क्या था, जनपद था। जनपद से पहले क्या था, जनता। ये भी आपके ये क्रम याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मैंने बताया आपको मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवज, अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली थी, काशी की राजधानी क्या थी, तो वाराणसी थी। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। और रामायण कालीन राजधानी क्या थी, तो अयोध्या थी। मल की राजधानी कुशीनगर, वत्स की राजधानी कौशाम्बी मेरे प्यारे बच्चों। कुरु की राजधानी क्या थी, तो इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कामपिल्ले थी मेरे प्यारे बच्चों। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। चेंदी या चेती की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती। और अवंती की राजधानी क्या थी, तो बोलोगे उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। जबकि दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो माहिष्मती थी मेरे प्यारे बच्चों। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। असमक की राजधानी पोतन या पोटली थी। और असमक जो था ये दक्षिण भारत का एकमात्र गणतंत्र था। कंधार की राजधानी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे तक्षशिला था। कंबोज की राजधानी क्या थी, तो राजपुर या हाटक मेरे प्यारे बच्चों। और ये घोड़े के लिए विख्यात था, ये भी आपको याद रखने होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये मैंने बताया आपको 16 महाजनपद के बारे में।
तो अब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इस मगध साम्राज्य की स्थापना महाभारत काल में मेरे प्यारे बच्चों बृहद्रथ के द्वारा किया गया। और ये मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राजगिरी या गिरिवर्ज थी। मगध साम्राज्य मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये जो डायरेक्शन दिया गया, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो मगध साम्राज्य मेरे प्यारे बच्चों पूर्व में मेरे प्यारे बच्चों चंपा से लगा हुआ था, पश्चिम में मेरे प्यारे बच्चों सोन नदी से लगा हुआ था, उत्तर में मेरे प्यारे बच्चों गंगा नदी से लगा हुआ था और दक्षिण में विंध्य पर्वत से लगा हुआ था मगध की सीमा मेरे प्यारे बच्चों। तो मगध साम्राज्य की सीमा याद रखना, पूरब में चंपा, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत था मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात मगध साम्राज्य के एक तरफ नदी दुर्ग था और एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों पर्वत थे और दूसरी तरफ एक जनपद था चंपा मेरे प्यारे बच्चों। इस कारण से मगध बहुत ही सुरक्षित था मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, तो मैंने क्या बोला कि मगध साम्राज्य जो था ये 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अब बात करते हैं मगध के प्रमुख राजवंश के बारे में। तो मगध में प्रमुख 3 राजवंश हुए। 3 राजवंश में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला जो वंश था मगध में वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिंबिसार के द्वारा। दूसरा वंश जो था वो शिशुनाग वंश था। इस शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। और तीसरा वंश था मेरे प्यारे बच्चों नंद वंश और इस नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो महापद्म नंद ने की थी। तो क्रम भी आपको याद रखने हैं। बताओ जरा सा कि मगध पर पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। दूसरा वंश कौन सा था? नागवंश या शिशु नागवंश। और तीसरा वंश कौन सा था? तो नंद वंश था मेरे प्यारे बच्चों। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। शिशु नाग वंश की स्थापना किसने की? शिशु नाग ने। और नंद वंश की स्थापना किसने की? तो महापद्म नंद ने की थी। तो हम बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश को बोला जाता है पितृहंता वंश। किस वंश को बोला जाता है पितृहंता वंश? तो क्या बोलोगे? हर्यक वंश को, क्योंकि हर्यक वंश के जो भी शासक हुए सबों ने अपनी पिता की हत्या करके मगध साम्राज्य की गद्दी को प्राप्त किया था। इसीलिए हर्यक वंश को बोलते हैं पितृहंता वंश। और इसका कार्यकाल था लगभग 544 से लेकर के 412 बीसी तक। अब देखो, तो हर्यक वंश की स्थापना जो की गई थी वो बिंबिसार के द्वारा किया गया। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो क्या बोलोगे? बिंबिसार ने की थी। और बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? तो हर्यक वंश को के संस्थापक थे बिंबिसार और बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। और बिंबिसार का राजवैद्य का नाम क्या था? तो जीवक था मेरे प्यारे बच्चों। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध में विलय कर लिया था अंग को। तो बिंबिसार ने क्या किया? अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। यह भी आप याद रखना। तो मैंने क्या बोला? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। इनका राजवैद्य का नाम था जीवक और इन्होंने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य को अपने में विलय कर लिया। इससे पहले मैंने बताया था प्रमुख वंश हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की और नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, तो ये जो बिंबिसार था इसने अपने साम्राज्य का विस्तार जो किया वो अपने वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों से किया था और बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। बिंबिसार ने कितनी शादियां की? 3 शादियां की। जो बिंबिसार ने प्रथम शादी की थी वो महाकौशला देवी से की। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात कि पति पत्नी के जोड़े को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। पति पत्नी के जोड़े को ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो बिंबिसार की शादी किससे हुई? तो क्या बोलोगे कि सर महाकौशला देवी से हुई थी। और महाकौशला देवी कौन थी? तो महाकौशला देवी कौशल नरेश प्रेषणजीत की बहन थी। और महाकौशला देवी से जब बिंबिसार का शादी होता है तो बिंबिसार को दहेज में क्या मिलता है?
काशी मिलता है और काशी से 1 लाख वार्षिक आय का आमदनी होता था बिंबिसार को। तो मैंने क्या बोला कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, वैवाहिक संबंधों से किया। इन्होंने कुल 3 शादियां की। 3 शादी में सबसे पहले शादी की थी महाकौशला देवी से। महाकौशला देवी प्रसेनजीत की बहन थी और दहेज में बिंबिसार को काशी मिला। काशी से 1 लाख वार्षिक आय होता था बिंबिसार को, ये भी आप याद रखना। तो बिंबिसार की पत्नी का नाम था महाकौशला देवी और बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम था चेलना मेरे प्यारे बच्चों। बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम क्या था, तो क्या बोलोगे कि सर चेलना थी बिंबिसार की दूसरी पत्नी। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि पति पत्नी के जोड़े को हम इस तरह से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना। तो बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम था चेलना। और चेलना कौन थी, तो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी और राजा चेटक की पुत्री थी। चेलना कौन थी, तो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी और राजा चेटक की पुत्री थी। और इससे एक पुत्र होता है बिंबिसार को जिसका नाम था अजातशत्रु मेरे प्यारे बच्चों। और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा, ये भी याद रखना। तो मैंने क्या बोला, बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था, तो बोलोगे महाकौशला देवी। महाकौशला देवी से बिंबिसार को काशी मिला था। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था, तो बोलोगे चेलना था। चेलना से एक पुत्र प्राप्ति होता है जिसका नाम था अजातशत्रु। और इस पुत्र ने क्या किया, तो अपने पिता की हत्या करके मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना। अब बिंबिसार की तीसरी पत्नी का नाम क्या था, तो क्षेमा था बिंबिसार की तीसरी पत्नी का नाम। क्षेमा जो थी वो मद्र कुल की राजकुमारी थी और मद्र कुरु के पास था मेरे प्यारे बच्चों। तो क्षेमा कौन थी, मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो याद रखना, मगध साम्राज्य का पहला राजा जो था वो कौन था, तो बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र जो था अजातशत्रु, वो मगध की गद्दी पर अपने पिता की हत्या करके बैठता है। तो अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु की माता का नाम क्या था, तो क्या बोलोगे चेलना था। अजातशत्रु की माता का नाम और पिता बिंबिसार थे जिसकी हत्या करके इन्होंने गद्दी प्राप्त किया था। तो देखो अजातशत्रु जो थे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो बजीरा था। अजातशत्रु की पत्नी का नाम क्या था, तो क्या बोलोगे बजीरा था अजातशत्रु की पत्नी का नाम। और अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी याद रखना। अजातशत्रु का अन्य नाम है कुनिक। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है, कुनिक मेरे प्यारे बच्चों। और जो बजीरा थी वो कौन थी, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की ये पुत्री थी। और कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ था अजातशत्रु का, जिसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत राजे होते हैं और बजीरा से अजातशत्रु का विवाह हो जाता है। और प्रसेनजीत की पुत्री का नाम क्या था, तो बजीरा था मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, कहां पर, तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। और अजातशत्रु का एक पुत्र था जिसका नाम था उदयन, और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। अब देखो, तो अजातशत्रु की हत्या किसने की, तो इसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अब उदयन के बारे में बात करते हैं। तो उदयन जो था मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम उदयभद्र भी रहा है। तो उदयन जो थे उन्होंने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और पाटलिपुत्र नगर को कुसुमपुरा के नाम से भी कुसुमपुरा नगर की स्थापना किसने की, तो उदयन ने की थी, जो अजातशत्रु के पुत्र थे मेरे प्यारे बच्चों, गंगा और सोन के संगम पर। और उदयन ने अपनी राजधानी को कहां बनाया, पाटलिपुत्र बनाया था। यह इस वंश का अंत। देखो अब उदयन का पुत्र था नागदशक, और नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बताया, मैंने अभी हर्यक वंश पढ़ाया। एक बार जरा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का समस्या का सामना न करना पड़े। हर्यक वंश का अन्य नाम क्या था, तो बोलोगे पितृहंता वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो क्या बोलोगे बिंबिसार ने की। बिंबिसार को जैन साहित्य में क्या कहा गया है, श्रेणिक कहा गया है। और बिंबिसार के राजवैद्य कौन थे, जीवक थे। और याद रखना बिंबिसार ने क्या किया था, तो अंग पर विजय प्राप्त किया और उसे मगध साम्राज्य में विलय कर लिया था, ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मैंने बोला कि बिंबिसार ने अपने जो साम्राज्य का विस्तार किया वो वैवाहिक संबंधों से किया था। और बिंबिसार ने 3 शादियां की। पहली शादी महाकौशला देवी से की जिससे इनको काशी मिला। और महाकौशला देवी जो थी वो प्रसेनजीत की बहन थी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों देखो, दूसरी शादी जो की इन्होंने वो बिंबिसार ने चेलना से किया और चेलना से अजातशत्रु
पुत्र होता है बिंबिसार को। और अजातशत्रु ने क्या किया, तो अपने पुत्र की हत्या करके मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ये भी आप याद रखना कि अजातशत्रु जो थे वो मगध की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के राजा थे, तो अंग के राजा थे। अब बिंबिसार ने तीसरी शादी क्षेमा से की। क्षेमा पंजाब में मद्रकुल में है मेरे प्यारे बच्चों। क्षेमा मद्रकुल की राजकुमारी थी, ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों अजातशत्रु की पत्नी का नाम वजीरा था, और वजीरा जो थी वो प्रसेनजीत की पुत्री थी। अजातशत्रु जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और इनका अन्य नाम कुनिक था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगिरी के सब परनी गुफा में हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में। और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदाइन ने कर दी थी। उदाइन या उदयभद्र जो थे उन्होंने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा नगर की स्थापना की थी, और अपनी राजधानी क्या बनाई, तो पाटलिपुत्र बनाई थी। और इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो उदाइन का ही पुत्र था मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आप बताओ कि मगध साम्राज्य जो था इसमें पहला वंश हर्यक वंश था, उसके बाद कौन सा वंश था, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के दूसरे वंश शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी, ये भी याद रखना। और इन्होंने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया था। शिशुनाग ने नागवंश की या नागवंश की स्थापना की थी, और इसने अवंती को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया था, याद रखना। और शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की राजधानी को वैशाली बनाया था, याद रखना। शिशुनाग के बाद जो अगला शासक होता है इस वंश का वो होता है कालाशोक। और कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बना दी, तो फिर से पाटलिपुत्र बना दी थी। कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो राजगिरी के सतपर्णी गुफा में किसके काल में हुआ था, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला, कालाशोक मेरे प्यारे बच्चों। राजधानी क्या, कालाशोक ने अपनी राजधानी क्या बनाई, तो पाटलिपुत्र बनाई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के काल में वैशाली में हुआ था। और कालाशोक का अन्य नाम क्या था, तो काकवर्ण था कालाशोक का अन्य नाम मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना आप। अब देखो बाण भट्ट की पुस्तक है हर्षचरित्र। बाण भट्ट की पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे कि बाण भट्ट की पुस्तक का नाम हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र के अनुसार ये जो कालाशोक था, ये कालाशोक, और कालाशोक का मैंने एक अभी नाम भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि काकवर्ण। तो कालाशोक या काकवर्ण जो थे वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहे थे, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में टहल रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। और वहीं इनकी मुलाकात महापद्मनंद से होती है, और महापद्मनंद ने इसको चाकू मार करके इसकी, याद रखना ये बात का जो वर्णन किया गया है वो बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र में किया गया है। तो यहां से आपने ये भी सीखा कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है, बाण भट्ट हैं। और बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र में ये बताया गया है कि जो शासक थे काकवर्ण या कालाशोक, तो शासक काकवर्ण या कालाशोक मेरे प्यारे बच्चों, इनकी हत्या राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म, याद रखना महापद्म नामक व्यक्ति ने चाकू मार करके हत्या कर दी थी। और इस वंश का जो अंतिम शासक बना था वो नंदीवर्धन बना था। कौन बना, नंदीवर्धन। महाबोधि वंश जो बौद्ध धर्म की ग्रंथ है उसके अनुसार काकवर्ण के 10 पुत्र थे जिन्होंने 22 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए मगध साम्राज्य के बारे में जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो सारे टॉपिक को इस वीडियो में करवा रहा हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है इसका फीडबैक आप अवश्य देना, और अपने मित्रों को भी शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों, ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला कि ये जो नंदीवर्धन थे वो नागवंश के अंतिम शासक थे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने बताया आपको शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो क्या बोलोगे, नंदीवर्धन जो थे वो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। शिशुनाग वंश के बाद मेरे प्यारे बच्चों मगध पर कौन से वंश की उत्पत्ति होती है, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, शिशुनाग वंश के बाद मगध साम्राज्य पर मेरे प्यारे बच्चों नंद वंश की उत्पत्ति होती है। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो महापद्मनंद ने की थी। महापद्मनंद से मैंने तुरंत बताया था आपको कि महापद्मनंद ने ही काकवर्ण को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। महापद्मनंद जो था मेरे प्यारे बच्चों इसका अन्य नाम क्षत्रियों का नाशक था, और इसे दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है महापद्मनंद को। महापद्मनंद ने एक उपाधि ली थी, एक आरठ और एक छत्र की उपाधि ली थी। पुराणों के अनुसार जो महापद्मनंद था यह शूद्र जाति का था, और पहली बार कलिंग पर विजय प्राप्त किया किसने, तो महापद्मनंद ने किया।
और यहाँ पर एक नहर भी खुदवाया था। यह कलिंग से जैन प्रतिमा जिनसेन उठा लाया था। देखो ऐसा कौन सा शासक था जिसने कलिंग पर सबसे पहली बार आक्रमण किया? तो महापद्मनंद। और महापद्मनंद ने वहां एक नहर भी खुदवाया और वहां से जिनसेन जो जैन प्रतिमा थी जिनसेन उसको उठा करके ले आया। कहां? तो मगध ले आया। अब इस बात की जानकारी जो हमें मिलती है वो कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिली। तो महापद्मनंद के बारे में क्या बोलोगे आप? कि महापद्मनंद मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, इन्होंने उपाधि लिया था एकारठ और एक छत्र की। इनका अन्य नाम है क्षत्रियों का नाशक और दूसरे परशुराम का अवतार के नाम से इसको जानते थे। पहली बार इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और यहाँ पर एक नहर भी खुदवाया और उसके बाद वहां पर जो जैन प्रतिमा जिनसेन स्थापित थी उसको उठा करके मगध ले आया। और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों अब देखो, अब बात करते हैं घनानंद के बारे में। तो घनानंद जो था वो मगध साम्राज्य में नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन? तो घनानंद था। और घनानंद के दरबार में तक्षशिला का आचार्य चाणक्य आए थे और चाणक्य को इन्होंने बहुत अपमानित किया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे चाणक्य ने उसी समय कसम खा ली थी कि हम इस मगध को नहीं छोड़ेंगे, इस साम्राज्य को तहस नहस कर देंगे। और चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना हुई। याद रखना, मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के बाद मगध साम्राज्य में मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो घनानंद जो थे वो जनता पर अधिक कर लगाते थे जिस कारण से यहाँ की जनता जो थी वो असंतुष्ट थी और यह सिकंदर के समकालीन थे। अर्थात जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था उस समय मगध की गद्दी पर कौन था? तो घनानंद था मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध की गद्दी पर कौन था? तो बोलोगे घनानंद मेरे प्यारे बच्चों, जो इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? तो बोलोगे नंद वंश का मेरे प्यारे बच्चों। तो मगध में पहला वंश कौन सा आया? तो क्या बोलोगे? हर्यक वंश आया सर, हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो नाग वंश आया। नाग के बाद कौन सा आया मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे नंद वंश आया। नंद की स्थापना पद्म ने की थी, महापद्मनंद। नाग की स्थापना नागवन ने की थी और हर्यक की स्थापना किसने की? तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अब देखो, तो 326 बीसी में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मगध के शासक कौन थे? तो बोलोगे घनानंद थे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की जानकारी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि भाई 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद में ऐसा क्या था कि मगध सबसे शक्तिशाली हो गया? तो याद रखना, देखो मगध इसलिए शक्तिशाली हो गया क्योंकि तांबे और लोहे की खानों की निकटता के कारण यह मगध को बेहतर उपकरण और हथियार मिली। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र के कारण कृषि को मजबूती मिली और दक्षिण बिहार के गया में जंगलों में इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। और मगध की राजधानी राजगिरी जो थी वो पहाड़ों से घिरी हुई थी और पाटलिपुत्र जो बनी थी वो गंडक नदी के संगम पर अर्थात जल दुर्ग था मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, जो पाटलिपुत्र थी इसके एक तरफ में चंपा था, दूसरी तरफ सोन था, तीसरी तरफ गंगा था और एक तरफ विंध्य पर्वत था। इसीलिए जो राजधानी थी बहुत ही सुरक्षित थी। इस कारण से मगध साम्राज्य जो है इतना शक्तिशाली बना मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जानकारी अब बताओ कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जानकारी कैसी लगी, फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।